हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करते हुए ये हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है, जिसमें इस वीडियो में हम 7 दिसंबर 2020 की सेकेंड शिफ्ट में जो भी कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको कवर कर रहे हैं। और ये इस वीडियो लेक्चर सीरीज का सेट 10 है। इससे पहले भी हमारे 9 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, जिनमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस किया है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ इसकी थ्योरी क्लासेस भी हमने कंप्लीट की हुई हैं। तो अगर आप उन सभी क्लासेस को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो आइए बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया है, निम्नलिखित में से किसमें एक ईमेल एड्रेस का दूसरा भाग शामिल होता है। आप सभी ईमेल एड्रेस से पूरी तरीके से परिचित होंगे। जैसे आपके सामने एक नॉर्मली ईमेल एड्रेस लेते हैं, यहाँ पर कुछ नेम लिखा हुआ होता है, उसके बाद यहाँ पर एक सिंबल लगा हुआ होता है इस तरीके से @ और उसके बाद कोई यहाँ पर इस तरीके से दूसरा पार्ट लिखा हुआ होता है। तो अगर हम ईमेल एड्रेस की बात करें तो ईमेल एड्रेस में 3 पार्ट होते हैं। यहाँ पर ये एक पहला पार्ट हो गया, ये इसका दूसरा पार्ट हो गया, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इसका तीसरा पार्ट हो गया। जहाँ पर अगर हम @ की बात करें तो कई बार इसको दूसरा पार्ट नहीं बोल करके ये एकमात्र सिंबल होता है, तो इसको सेपरेटर भी कहा जाता है कि ये एक सेपरेटर की तरह काम करता है। तो कई बार इसको 2 पार्ट भी बोल दिए जाते हैं, कई बार इसको 3 पार्ट भी बोल दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए, अगर @ को एक सेपरेटर की तरह बात करें तो ये पहला पार्ट हो गया और यहाँ पर ये इसका दूसरा पार्ट हो गया। पहले पार्ट को यूज़र नेम कहा जाता है और दूसरे पार्ट को डोमेन नेम कहा जाता है, डोमेन नेम। इस तरीके से इसके 2 पार्ट यहाँ पर हो जाएंगे और इसको @ कहते हैं या फिर इसको सेपरेटर भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, ये इसका सेपरेटर पार्ट भी कहा जाता है और इसको @ नाम से बोलते हैं। तो ये आपका ईमेल एड्रेस एक एग्जाम्पल होता है। अब क्वेश्चन में इसके दूसरे पार्ट की बात की गई है, तो दूसरे पार्ट में क्या होता है, तो मेल बॉक्स का नाम होता है। ये बात बिल्कुल गलत है। ईमेल एड्रेस की बात की गई है, यहाँ पर ईमेल एड्रेस की बात की गई है और ईमेल एड्रेस में मेल बॉक्स का नाम नहीं होता है। सेकंड ऑप्शन में कहा गया है क्या इसमें डोमेन नेम होता है, तो हाँ बिल्कुल ये सही बात है। इसका सेकंड पार्ट जो होता है वो डोमेन नेम होता है। थर्ड ऑप्शन में डेस्कटॉप क्लाइंट होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। यहाँ पर कुछ डेस्कटॉप क्लाइंट नहीं होता है, फोल्डर का नाम होता है, ये भी यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डोमेन नेम। तो ईमेल एड्रेस की बात करें तो इसके जो पार्ट थे वो आपको बता दिए गए हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पर ईमेल एड्रेस के पार्ट होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसके लिए एक एग्जांपल है। 3 पार्ट भी बोल सकते हैं, कई बार इसको 2 ही पार्ट बोला जाता है, क्योंकि जो @ है ये एक सिंबल होता है। यहाँ पर ये यूज़र नेम होता है, इसके बाद यहाँ पर ये इसका डोमेन नेम होता है। सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कहा गया है, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी रेंज के भीतर किसी दी गई शर्त को पूरा करने के लिए सेल की गणना करता है। यहाँ पर MS एक्सेल है आपके पास, उसमें कौन सा ऐसा फंक्शन होगा जिसमें आप कोई रेंज सेलेक्ट कर लेंगे और उसमें आप अपने अकॉर्डिंग एक कंडीशन अप्लाई कर देंगे, तो उस कंडीशन को पूरा करते हुए उसमें MS एक्सेल में जो डेटा है उसकी सेल की संख्या को बताएगा। ये इस क्वेश्चन का मतलब है। यहाँ पर हम इसको समझते हैं। MS एक्सेल आपके पास है। अब इस एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके पास MS एक्सेल है, ठीक है, उसमें आपने कुछ डेटा बना लिया है। मान लीजिएगा यहाँ पर मैंने कुछ प्रोडक्ट सेलिंग का डेटा बनाया हुआ है और इसमें आपके प्रोडक्ट सेलिंग में ये नेम है, ये सेल्स जो है वैल्यू है, प्राइस को यहाँ पर लिख दिया, ये इसका स्टेट लिख दिया कि किस स्टेट में इसको सेल किया गया है। ठीक है, अब MS एक्सेल में जब आप इस तरीके से इसको बना लेते हैं, फिर आप काउंट इफ जो एक फंक्शन होता है उसका यूज़ करते हैं। तो काउंट इफ में क्या होता है कि आप एक शर्त यहाँ पर तय कर देते हैं, एक कंडीशन यहाँ पर रख देते हैं। उस कंडीशन को फुलफिल करते हुए ये MS एक्सेल में सेल की संख्या को काउंट करता है। कैसे, इसको समझते हैं। ये हमने डेटा बना लिया। डेटा बनाने के बाद यहाँ पर हमने देखा काउंट इफ को यूज़ किया। काउंट इफ को यूज़ करने के बाद यहाँ पर हमने इसमें कुछ डेटा को सेलेक्ट किया है, जो कि डेटा है आपका D5 से लेकर के D12 तक का, D5 से लेकर के D12 तक का। ये डेटा हमने यहाँ पर रेंज सेलेक्ट कर ली। देखो ये रेंज है ना, रेंज के भीतर यानी D5 से लेकर के D12 तक का हमने रेंज,
5 से D12 मतलब कि D5 जो आपकी सेल है उसकी D5 सेल और D12 में जितना भी डेटा है वो एक रेंज बना ली हमने। अब रेंज बना ली और उसके साथ साथ हमने एक कंडीशन भी यहाँ पर रख दी कि जो भी डेटा है वो 100 प्लस होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर 100 से कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, 100 से ग्रेटर देन होना चाहिए। ये हमने कंडीशन बना ली, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझने में आसानी होगी अगर आप इसको थोड़ा सा समझते हैं अच्छे तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि आपने MS एक्सेल में काउंट इफ एक फंक्शन है उसका यूज़ किया, उसको यूज़ करने में आपने एक रेंज सेलेक्ट की। रेंज का मतलब आपने इसमें जो सेल हैं उनके एड्रेस को सेलेक्ट कर लिया कि D5 से लेकर के D12 तक का जो भी डेटा है वो आपने इसमें बना लिया और इसमें कंडीशन भी अप्लाई कर दी कि जो सेल है वो 100 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान रखना ये ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन का मतलब ये होता है कि उससे ज़्यादा, बराबर का साइन यहाँ पर लगा नहीं है। जैसे अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू लगा होता तो 100 भी यहाँ पर काउंट होता, लेकिन अब क्या होगा 100 काउंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन साइन लगा है। तो 100 काउंट नहीं होगा बल्कि 100 से ऊपर 101, 102 इस तरीके से जितनी भी वैल्यू होंगी वो सभी काउंट हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर इसको समझते हैं। तो यहाँ पर डेटा हमने बना लिया। डेटा बनाने के बाद अब मैं काउंट इफ का यूज़ करता हूँ। तो काउंट इफ को यूज़ करने के लिए मान लीजिएगा मैंने यहाँ पर निकालने की कोशिश की है जो डेटा है उसमें से ये हमने डेटा फाइंड आउट करने की कोशिश की है कि जो सेल है वो $100 से ओवर होनी चाहिए। $100 से ओवर वाली जो सेल है वो कितनी है, उसकी कितनी वैल्यू है, मतलब कि कितनी ऐसी वैल्यू हैं, कितने ऐसे सेल हैं जिनमें 100 प्लस वैल्यू लिखी हुई है। तो यहाँ पर आंसर आया 4। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर 4 इसलिए एक वैल्यू ये हो जाई, एक वैल्यू यहाँ पर ये हो गई, एक ये हो गई और एक यहाँ पर ये हो गई। 4 आपको दिख रही है ना, तो 4 इसका आंसर आया। 100 क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी आपको बताया यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है और ग्रेटर देन का मतलब ये होता है कि उससे बड़ी वैल्यू, बराबर वाली वैल्यू नहीं होगी, बड़ी वैल्यू होगी। तो ये निकल के आ गया। इसी प्रकार से अब यहाँ पर सेल वाइज जिम निकालने की कोशिश की तो सेल वाइज जिम हो गई 3 वैल्यू निकल के आई क्योंकि जिम को यहाँ पर 3 यहाँ पर आपने डेटा सेंड किए हैं जिम को। तो इस तरीके से निकल के आया सेल इन कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया में आपका यहाँ पर 2 निकल के आया। लेकिन यहाँ पर 2 जो एग्जाम्पल है वो डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल है। पहला जो एग्जाम्पल आपने देखा जो हमने 100 प्लस वैल्यू वाला निकाला और सेल ओवर यहाँ पर काउंट की तो वो 4 निकल के आई। यानी कि MS एक्सेल में आपने कोई डेटा बनाया, उसमें आपका ऐसा कौन सा फंक्शन होगा जो किसी रेंज के भीतर, रेंज भीतर यानी कि जो आपके सेल हैं उनमें से आपने रेंज बना ली और उसमें आपने एक कंडीशन भी अप्लाई कर दी। उस कंडीशन को अप्लाई करते हुए सेल की संख्या की गणना करता है। अब ये सेल की संख्या ही तो है कि कितने सेल में आपकी 100 वैल्यू लिखी हुई। एक सेल ये है, सॉरी ये वाला काउंट नहीं होगा, एक सेल आपका ये हो गया, एक ये हो गया, एक यहाँ पर ये इस तरीके से। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा काउंट इफ, ठीक है। काउंट इफ आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और भी यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन है। तो काउंट के जितने भी फंक्शन होते हैं उनको हम एक बार समझ लेते हैं कि कौन सा फंक्शन क्या काम करता है। तो यहाँ पर हम MS एक्सेल पर आ चुके हैं। अब इसमें हम काउंट के जितने फंक्शन होते हैं उनको निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हमने काउंट को लिख लिया। काउंट के 4-5 फंक्शन यहाँ पर आए। तो एक फंक्शन होता है काउंट, सिर्फ काउंट। यहाँ पर काउंट इफ नहीं है, सिर्फ काउंट लिखा हुआ है। तो काउंट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर लिख के भी आ रहा है कि काउंट्स द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज दैट कंटेन नंबर्स। यहाँ पर क्या होगा कि आपकी काउंट जो नंबर ऑफ सेल हैं एक रेंज के अंतर्गत जो आपने वहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं, यानी यहाँ पर जो आपने फॉर्मूले में नंबर्स दिए हुए हैं, जो रेंज आपने बनाई हुई है उसमें जो नंबर्स हैं उनकी सेल को ये क्या करेगा, काउंट करके आपको बताएगा। ये होता है काउंट में। अब फिर नेक्स्ट है यहाँ पर काउंट ए। काउंट ए में क्या होगा, काउंट द नंबर ऑफ सेल इन ए रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। यानी कि काउंट ए, समझना इस बात को कि काउंट ए का मतलब क्या है कि जो उन सेल की संख्या को ये काउंट करके बताएगा आपने जो रेंज यहाँ पर बनाई हुई है उस रेंज के अंतर्गत जो कि खाली नहीं है, यानी कि एम्प्टी नहीं है। अगर मान लीजिएगा कोई डेटा बनाते हैं आप, उसमें बीच में आपने कोई सेल खाली रख दिया तो ये काउंट ए क्या करेगा, उसको आपको बताएगा जो खाली नहीं है एक रेंज के अंतर्गत, जो आपने रेंज यहाँ पर क्या है सेलेक्ट की हुई है। फिर एक काउंट ब्लैंक होता है। काउंट ब्लैंक का मतलब होता है काउंट्स द नंबर ऑफ एम्प्टी सेल इन ए स्पेसिफाइड रेंज ऑफ सेल्स। यानी कि आपने कोई स्पेसिफाइड रेंज बना दी है, उस रेंज में ये जो एम्प्टी सेल हैं यानी खाली सेल हैं जिनमें कोई डेटा नहीं है, उनको ये काउंट करके आपको बताएगा कि उतने कितने सेल आपके खाली हैं। फिर काउंट इफ तो आपको अभी पता चल गया कि काउंट इफ का मतलब है काउंट द नंबर ऑफ सेल
विथ इन ए रेंज दैट मीट द गिवन कंडीशन। यहाँ पर ध्यान रखना, गिवन कंडीशन, हमने एक कंडीशन बनाई थी ना कि $100 से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये वही है कि काउंट द नंबर ऑफ सेल, ये उन्हीं नंबर्स को काउंट करेगा जो आपने एक रेंज बनाई थी डेटा को निकालने के लिए, जिसमें आपकी कंडीशन आपने अप्लाई की हुई थी। जब आप कंडीशन रखेंगे तब काउंट इफ आएगा। फिर एक काउंट इफ्स आता है, तो काउंट्स इफ्स में क्या होता है, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स स्पेसिफाइड गिवन सेट ऑफ कंडीशन और क्राइटेरिया। अब आपने यहाँ पर कंडीशन का सेट रख दिया है, वहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन थी, यहाँ पर क्या है, कंडीशंस आपने एक से ज़्यादा रखी हुई हैं। एक से ज़्यादा जब आप कंडीशंस को रखते हैं तो फिर वहाँ पर क्या हो जाता है, काउंट इफ्स का यूज़ किया जाता है। तो ये चारों पांचों चीज़ें आपको बता दी हैं, इनको आप नोट कर लें, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आगे भी, तो हो सकता है आपके शिफ्ट में पूछ लिए जाएँ। तो यहाँ पर काउंट से संबंधित जितनी भी 5 फंक्शंस होते हैं उनको 1 बाय 1 करके मैंने बता दिया है, और उम्मीद है कि ये सब चीज़ें आपको समझ भी आ गई होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये काउंट इफ समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि MS वर्ड 2007 में इंसर्ट टैब के टेबल मेन्यू में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता है। अब यहाँ पर आपको क्या है, MS वर्ड है, MS वर्ड को देखना है। MS वर्ड को देखने में आपको क्या करना है कि जो टैब होते हैं डिफरेंट टाइप के, उस टैब में से आप इंसर्ट टैब को देखेंगे तो उसमें आपको एक टेबल ऑप्शन दिखेगा। तो टेबल में कौन कौन से ऑप्शंस नहीं हैं, सॉरी कौन सा ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, ध्यान रखना नहीं की बात की गई है। तो टेबल में आपका क्विक टेबल होता है, ड्रॉ टेबल होता है, इंसर्ट टेबल भी होता है, लेकिन रिमूव हेडर ये ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर नहीं की बात की गई है। ध्यान रखना ये किसकी बात कर रहा है, नहीं की बात कर रहा है। तो रिमूव हेडर ये आपके इंसर्ट टैब के टेबल वाले ऑप्शन में नहीं होता है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। तो हम MS वर्ड को ओपन कर लेते हैं, ये MS वर्ड ओपन हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, टैब है डिफरेंट, जैसे मेरा कर्सर देखना होम पर रखा हुआ है, तो ये क्या है, टैब है। इसी प्रकार से इंसर्ट है, ये भी एक टैब है, पेज लेआउट ये एक टैब है, रेफरेंसेस ये एक टैब है, मेलिंग्स ये एक टैब है, रिव्यू हो गया, व्यू हो गया, तो ये टैब होते हैं। अब यहाँ पर अभी मैंने होम वाला टैब क्लिक करके रखा है, तो ये होम वाला इस पर खुला हुआ है। अब मैं जैसे ही इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये इंसर्ट वाले जो टैब है वो यहाँ पर खुल जाएंगे, और इसमें डिफरेंट टाइप के जो टूल्स हैं वो आपको दिखेंगे। तो यहाँ पर इंसर्ट में क्लिक करते ही टेबल वाले ऑप्शन पर आ जाते हैं। टेबल वाले ऑप्शन में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप टेबल को ड्रॉ करने के लिए आप बॉक्सेस को सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर जब आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस आपको दिखेंगे। जैसे कौन कौन से ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर आपको इंसर्ट टेबल दिख रहा है, ठीक है, फिर आपको एक ड्रॉ टेबल दिख रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पर आपको क्विक टेबल्स दिख रहा है, लेकिन क्या यहाँ पर आपको रिमूव हेडर दिख रहा है? रिमूव हेडर यहाँ पर नहीं होता है, तो रिमूव हेडर नहीं दिख रहा है, और यही आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आप इंसर्ट टैब होता है उसमें जब आप टेबल वाले आइकन पर जाते हैं या फिर टेबल वाले जो फंक्शन है उसको ओपन करते हैं तो उसमें आपको क्या नहीं दिखेगा। ऑप्शन में था रिमूव हेडर, तो रिमूव हेडर यहाँ पर नहीं है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको नोट क्या क्या करना है, आपको नोट करना है कि टेबल वाले जो फंक्शन है उसमें आपको क्या क्या दिखाई देता है। तो उसमें आपका इंसर्ट टेबल दिखाई देता है, ड्रॉ टेबल दिखाई देता है, इसके साथ कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल दिखाई देता है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ यहाँ पर एक्सेल स्प्रेडशीट दिखाई देता है, एक्सेल स्प्रेडशीट दिखाई देता है। इसके साथ यहाँ पर क्विक टेबल दिखाई देता है। तो ये आपके टेबल में 5 आपको इस तरीके से फंक्शन दिखाई देते हैं, पांचों को आप नोट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर नहीं पूछा गया है, नहीं के लिए आंसर होगा रिमूव हेडर, ये आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कहा गया MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो MS वर्ड में जब आप डॉक्यूमेंट आपका है, जो पेज है, जो डॉक्यूमेंट है जिस पे आप डेटा को तैयार कर रहे हैं, उसको अगर आप बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करना होगा। उसके लिए शॉर्टकट की यूज़ करते हैं Ctrl+W। Ctrl+W इसका यूज़ करते ही ये क्या करेगा, आपके डॉक्यूमेंट को बंद कर देगा। तो यहाँ पर Ctrl+W ये इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। Ctrl+S से सेव होता है, Ctrl+N से न्यू ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर आंसर होगा Ctrl+W। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न संबंधित वेब पेजों का एक केंद्रीय स्थान है। तो विभिन्न संबंधित वेब पेजों का एक केंद्रीय स्थान, यानी कि यहाँ पर वेब पेज, अब जैसे आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसमें आपको डिफरेंट पेज दिखाई देते हैं।
तो उन सभी पेजों को मिला करके एक कहीं पर आपने उसको एक इस तरीके से व्यवस्थित कर लिया है कि आप उसको सेट कर लिया है एक पूरा, मतलब कि उसको फोल्डर टाइप बना के आपने रख लिया है, तो उसको क्या कहेंगे, उस केंद्रीय स्थान को कहा जाता है वेबसाइट। वेबसाइट में डिफरेंट टाइप के पेजेस होते हैं और उनको इस तरीके से सेंट्रलाइज करके केंद्रीय स्थान करके उनको बनाया जाता है। सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन एक तरीके से आपका, जहाँ पर आप बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जो इंटरनेट एक्सेस हैं, डेटा हैं, उनको सर्च कर सकते हैं, वेबसाइट्स को सर्च कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र क्या है? वहाँ पर आप, जहाँ पर आप सफरिंग कर सकते हैं। वेब होस्ट क्या होता है? वेब होस्ट जहाँ पर डेटा स्टोर होता है उसको वेब होस्ट कहते हैं। जैसे कि ये यूट्यूब है, तो यूट्यूब का कुछ कहीं पर सर्वर सेंटर होगा, ठीक है, यूएसए में सर्वर सेंटर होगा, वहाँ पर इनके सुपर कंप्यूटर्स लगे हुए होंगे, वहाँ पर ये डेटा जो है, वीडियो का जो भी डेटा है देखते हैं आप, वो सभी स्टोर होते हैं, तो वो वेब होस्ट होता है, ठीक है। इसी तरीके से वेबसाइट का भी होता है, तो उसको वेब होस्ट कहते हैं। बाकी सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, ये तो सब आप यूज़ ही करते हैं। गूगल सर्च इंजन होता है, वेब ब्राउज़र में क्रोम होता है, मोजिला फायरफॉक्स होता है, और डिफरेंट टाइप के ब्राउज़र होते हैं, ओपेरा होता है, तो इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर अगर वेब पेज अगर बात की जाए, एक मान लीजिएगा कुछ सर्टेन वेब पेज है आपके पास और उसको एक फोल्डर बना लिया है, उसका केंद्रीय स्थान की बात की गई है, तो वो वेबसाइट होगा। यानी कुछ भी आप ओपन करेंगे तो एक नॉर्मली वेबसाइट ओपन होगी, फिर उसके बाद उसके अंदर आप एंटर होते हुए मेन डेटा तक एक्सेस कर पाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि मेन्यू में किसी कमांड से जुड़े आइकन या फिर जो चित्र हैं वो MS एक्सेल के डैश में दिखाई देते हैं। यहाँ पर मेन्यू में जो आपके किसी कमांड से जुड़े हुए आइकन हैं या फिर उनको जो डायग्राम कहते हैं, मेनली उनको आइकन ही कहा जाता है, तो वो MS एक्सेल के कहाँ पर दिखाई देंगे? तो वो MS एक्सेल के टूल वॉर में दिखाई देंगे आपको। टूल वॉर जो होता है ना, वहाँ पर आइकन बने हुए होते हैं, वहाँ पर आपको दिखाई देगा, तो उसको टूल वॉर कहते हैं। इसको हम देख भी लेते हैं MS एक्सेल पर। ये देखिए MS एक्सेल हमने ओपन कर लिया है। अब MS एक्सेल को ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर हम होम पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जहाँ पे मेरा कर्सर होगा वहाँ पर ध्यान देना आप। ये जो आपको 3-4 ऑप्शन दिख रहे हैं ना, जहाँ पे मैंने कर्सर को रखा है, और यहाँ पे कुछ ब्लिंक करके भी आएगा, ये देखिए ब्लिंक करके आ रहा है, और ब्लिंक करके आ रहा है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल वॉर। तो ये है आपका टूल वॉर, ठीक है, ये आपका टूल वॉर होता है। बाकी यहाँ पर जहाँ पर फॉर्मूलेज होते हैं, इसको फॉर्मूला वॉर कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर टाइटल वॉर, जहाँ पर बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ है, उसको टाइटल वॉर कहते हैं, ठीक है। और क्या ऑप्शन में था? और ऑप्शन में था यहाँ पर मेन्यू वॉर। तो मेन्यू वॉर में आपके जो मेन्यू होते हैं इस तरीके से, ये आपके जो मेन्यू हैं इसको मेन्यू वॉर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो जैसे होम हो गया, इंसर्ट हो गया, पेज लेआउट हो गया, फॉर्मूलेज, डेटा, रिव्यू, व्यूज़, ये आपके मेन्यू वॉर है। बाकी ये यहाँ पर जो आपका ये डिफरेंट अलग अलग जब टैब को ओपन करते हुए कुछ डिफरेंट ओपन हो रहा है, उसको रिबन वॉर कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अगर यहाँ पर पूछा गया है कि आइकन जो आपको दिख रहे हैं MS एक्सेल में वो किसी कमांड से जुड़े हुए, तो वो कहाँ पर होते हैं? वो टूल वॉर होते हैं, उसको टूल वॉर कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में एक सेल में डेटा को एडिट करते समय कर्सर को एक शब्द दाईं ओर, ध्यान रखना कहाँ पर? दाईं ओर, राइट की साइड आपको इसको ट्रांसफ़र करना है, तो निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग करना होगा? MS एक्सेल में कोई डेटा आप एडिट कर रहे हैं, आपने कुछ टाइप किया हुआ है, कुछ भी, जैसे मान लीजिएगा इस तरीके से मैंने अपना नाम लिख लिया इस तरीके से। अब आपका कर्सर यहाँ पे, तो यहाँ पर होगा तो वो ब्लिंक करेगा, है ना, इस तरीके से। अब ब्लिंक कर रहा है आपका कर्सर, और जैसे ही आपने ये कमांड दी, कंट्रोल प्लस ये एरो साइन है ना, जो इस तरीके से एरो साइन आपको दिख रहा है ना, ये राइट साइड की ओर, ये क्या कर रहा है? आपको इसका डायरेक्शन दिख रहा है। तो जब आप इस कमांड का उपयोग करेंगे तो ये कर्सर जो यहाँ पे था, अब वो यहाँ पे पहुँच जाएगा। कहाँ पे पहुँच जाएगा? यहाँ से हट करके, यहाँ से मूव होकर के यहाँ पर, यानी कि ये एक शब्द, एक जो वर्ड है आपने लिखा हुआ था, वो एक वर्ड दाईं ओर चला जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा? एक वर्ड दाईं ओर ये चला जाएगा। इसको हम MS एक्सेल पर भी देख लेते हैं। तो ये हम देख लेते हैं, MS एक्सेल पर आ चुके हैं। अब MS एक्सेल में मैं यहाँ पर पहले कुछ टाइप कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है, कुछ टाइप कर लिया है। अब यहाँ पर ये पूरी सेल बन गई है, ये पूरी सेल, एक मतलब मैंने पूरा डेटा लिखा, तो उसको सेल को इस तरीके से शिफ्ट करके बता दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब ये कर्सर मान लीजिएगा मेरा यहाँ पे था,
मेरा जो यहाँ पर नाम है शिवांश, उसके बाद था ये कर्सर। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल और ये वाली एरो की यूज़ करूँगा, तो आप ध्यान से देखना। आप मैंने ये एरो की प्रेस की तो ये कर्सर कहाँ पे, एक शब्द दूसरे चला गया ना, एक शब्द बाद ये चला गया ना। मैंने फिर से प्रेस की तो ये कहाँ पे चला गया, फिर एक शब्द बाद चला गया। फिर मैंने प्रेस की तो फिर ये एक शब्द बाद चला गया, यानी मैंने फिर एक बार प्रेस की तो फिर एक शब्द बाद इस तरफ चला गया। तो ये किससे हो रहा है, कंट्रोल प्लस जो आपकी राइट साइड वाली एरो की होती है ना, जो राइट साइड की ओर मूव इसका फेस रहता है, डायरेक्शन होती है, उसको जब आप प्रेस करते हैं तो इसके तरफ से ये क्या होता है, आपका ट्रांसफ़र होता चला जाता है कहाँ पर, राइट साइड की ओर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट, और सॉरी कंट्रोल प्लस ये एरो जो है वो, फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें कहा गया है एमएस वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से किस टैब में फ़ॉन्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना, फ़ॉन्ट बदलना या टेक्स्ट का साइज़ बदलना जैसे फॉर्मेटिंग टास्क पाए जाते हैं, और वो कहाँ पे है, किस टैब की बात की गई है, ये टैब में पूछा है आपको। तो ये आपको कहाँ, किस टैब में दिखेंगे, ये आपको होम वाले टैब में दिखेंगे। ये सब कुछ आपको कहाँ दिखेगा, होम वाले टैब में दिखेगा। इसको हम देख भी लेते हैं एक बार, ठीक है। ये आप कहाँ पे आ चुके हैं, एमएस वर्ड में आ चुके हैं। अभी देखो जो टैब यहाँ पर ओपन है ना, वो कौन सा टैब ओपन है, इंसर्ट, क्योंकि मैंने इंसर्ट पर क्लिक किया हुआ था। जैसे मैंने ये पेज लेआउट पर क्लिक कर लिया तो ये पेज लेआउट वाला टैब ओपन हो गया, और इसके रिबन्स में आपको डिफरेंट टाइप के टूल्स दिख रहे हैं। रेफरेंस में मैंने इसको क्लिक किया तो रेफरेंस में आपको ये डिफरेंट टाइप के टूल्स आ गए। इसी तरीके से मैं होम वाले टैब पर जब क्लिक करता हूँ तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देख भी रहे होंगे आप कि होम वाले टैब पर ही ये बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, इस तरीके से अंडरलाइन होता है। ये सभी टूल्स आपके कहाँ पर होते हैं, होम वाले टैब पर उपलब्ध होते हैं। कहाँ पर, होम वाले टैब पर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आंसर हो जाएगा होम। ये फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये सब कुछ कहाँ है, आपको होम पे है। इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, ये आपको पहले ही भी बताया हुआ है। क्लासेस में मैंने जो थ्योरी क्लासेस की करवाई हुई हैं उनमें भी मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ है, तो उनको आप ज़रूर देख लें एक बार, थ्योरी क्लासेस को भी, तो और अच्छे से एमएस वर्ड आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घर या फिर कार्यालय में फिक्स्ड इंटरनेट प्राप्त करने की एक मेथड होती है। देखिए, घर में या ऑफिस में आप इंटरनेट प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन को देखते हैं, इसमें कहा गया है मोबाइल ब्रॉडबैंड। मोबाइल ब्रॉडबैंड का मतलब होता है कि मोबाइल पर स्पीडली आप इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हैं, हाई स्पीड इंटरनेट को एक्सेस आप मोबाइल पर कर पा रहे हैं, उसको कहते हैं मोबाइल ब्रॉडबैंड। तो ये मोबाइल ब्रॉडबैंड से तो होगा नहीं, तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत होगा। फिर सेकंड है निजी वाईफाई। देखिए वाईफाई, अब बहुत आपको कन्फ्यूजन होगा, यहाँ पर कुछ बच्चों ने जरूर वाईफाई पर टिक किया होगा, आंसर यहाँ पर वाईफाई टिक किया होगा, लेकिन ये आंसर यहाँ पर गलत है। क्यों? क्योंकि वाईफाई इसलिए नहीं है क्योंकि वाईफाई सिर्फ आपका एक डिवाइस होता है जो कि आपके घर में वाईफाई सिग्नल्स को ऑन करके सभी जगह पर वाईफाई एक्सेस को प्रदान करता है। जैसे आपने देखा होगा एक इस तरीके का बॉक्स होता है, ठीक है, एक डिवाइसेस होती है वाईफाई की, जो कि वाईफाई सिग्नल जनरेट करके आपके पूरे घर में या फिर जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पर वाईफाई सिग्नल प्रदान कर रहा है, पर वो हाई स्पीड डेटा आपको एक्सेस नहीं करके दे रहा है। यानी डेटा एक्सेस करने के लिए डिफरेंट मेथड होती है। यहाँ पर आपका जो बॉक्स है वो निजी वाईफाई हो जाएगा। आंसर यहाँ पर होगा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्यों? क्योंकि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो होती है, जो केबल होती है, उसके माध्यम से आपने देखा होगा जो कनेक्शन है, अगर इंटरनेट कनेक्शन आपने देखा होगा, लिया होगा कभी, तो वो केबल के माध्यम से आपके घर तक आता है। फिर उसके बाद आपके वहाँ पर वाईफाई डिवाइस लगाई जाती है और उसके बाद उसको वाईफाई ऑन करके वाईफाई सिग्नल जनरेट किए जाते हैं और फिर वहाँ पर आप डिफरेंट डिवाइसेस में वाईफाई कनेक्ट करके उसको यूज़ कर पाते हैं। तो जो आप कनेक्शन ले रहे हैं ना, उस कनेक्शन को किसके माध्यम से लिया जा रहा है? उस कनेक्शन को लिया जा रहा है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के माध्यम से। अब वो कनेक्शन आपका कॉपर वायर भी हो सकता है या फिर आपका फाइबर ऑप्टिक्स भी हो सकता है, क्योंकि अब फाइबर ऑप्टिक्स यूज़ ज़्यादातर होने लगा है। फाइबर ऑप्टिक्स बीच में होता है, फिर उसके बाद उसको कॉपर वायर में कन्वर्ट करके आपके घर में वाईफाई डिवाइस लगाई जाती है। तो यहाँ पर आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, सार्वजनिक वाईफाई। सार्वजनिक वाईफाई यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि सार्वजनिक वाईफाई जो होता है वो एक ऐसा निजी वाईफाई की तरह ही होता है, बट उसके पासवर्ड उसमें नहीं लगाया जाता है, तो वो सभी लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें एमएस वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट एरिया में फॉर्मेटिंग के लिए किसी टेक्स्ट का ब्लॉक का चयन करते हैं, निम्नलिखित में से क्या दिखाई देगा। अब एमएस वर्ड है, उसमें आप डॉक्यूमेंट एरिया है, ठीक है, डॉक्यूमेंट एरिया में आप फॉर्मेटिंग कर रहे हैं और फिर किसी टेक्स्ट को आप क्या कर रहे हैं, किसी टेक्स्ट के ब्लॉक को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो फिर आपको क्या दिखाई देगा? जो आपको दिखाई देगा वो होता है मिनी टूल बार। मिनी टूल बार क्या होता है, यहाँ पर हम इसको समझ लेते हैं। देखिए,
MS वर्ड पे चलते हैं सबसे पहले हम। तो MS वर्ड में यहाँ पर आ चुके हैं। अब MS वर्ड में आने के बाद हमने यहाँ पर कुछ मान लीजिएगा फॉर्मेटिंग, आपका जो एरिया होता है वो क्या होता है, ये पेज आपको दिख रहा है ना, वही फॉर्मेटिंग एरिया कहलाता है। अब इसमें मैंने कुछ डेटा यहाँ पर फीड किया हुआ है, कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। अब जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो क्लिक करते ही यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, ये इस तरीके से सेलेक्ट हो जाएगा और सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है, ये आ गया ना कि इसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, या फिर इसके केस को बढ़ाना है, अपर केस करना है, लोअर केस करना है, या इसके कलर को चेंज करना है। जो भी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं, इसी बॉक्स को कहते हैं मिनी टूल बार। ठीक है, क्वेश्चन में यही बात की गई है कि जब आप MS वर्ड 2007 में या कोई सा भी MS वर्ड है उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन वाला एरिया होता है, फॉर्मेटिंग करते वक्त आप किसी टेक्स्ट के ब्लॉक का चयन कर रहे हैं, मैंने यहाँ पर टेक्स्ट के ब्लॉक का ही चयन किया हुआ है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर जब टेक्स्ट के ब्लॉक का चयन किया हुआ है तो ये जो आपके सामने आया है इसी को कहते हैं मिनी टूल बार। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका मिनी टूल बार। मिनी टूल बार ये इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन नहीं, ये तो 10th नंबर का क्वेश्चन था। तो यहाँ पर हमने सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। इसी तरीके से इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे, आगे भी क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर करें और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।